हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज का हमारा टॉपिक है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आप सबको पता ही है कि जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे कि जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब लागू किया गया, क्या क्या चेंजेस आई इस एक्ट में, एक्ट कैसे बनाया गया, ये हम सारी चीज़ें कवर करेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले तो हम जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पढ़ने से पहले हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन की गई है या फिर ये जो अमेंडमेंट्स हुई है ये किसकी अमेंडमेंट की गई है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि 26 अक्टूबर 1947 को जे.एंड.के ने सेशन लिया था, मतलब एक पावर थी जो जे.एंड.के को वो मिली थी। फिर 17 अक्टूबर 1949 में आर्टिकल 370 एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि 17 अक्टूबर 19 पहले तो 26 अक्टूबर 1947 में जे.एंड.के जो था ये सेशन में आया था। फिर 17 अक्टूबर 1949 में 370 आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। और किस पार्ट में ये ऐड किया गया है, ये पार्ट 21 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ऐड किया था आर्टिकल 370। और उसका जो टाइटल था वो था टेम्परेरी प्रोविजंस। फिर अक्टूबर 1951 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जे.एंड.के की वो बनाई गई। फिर 14 मई 1954 में आर्टिकल 35A एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था। कहते हैं कि पहले तो अक्टूबर 1951 में एक असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो जे.एंड.के की थी वो बनाई गई थी। फिर 14 मई को क्या हुआ कि जो आर्टिकल 35A जो था इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, किसके थ्रू? एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। फिर 17 नवंबर 1956 में इन जे.एंड.के का अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनाया गया। पर इसको स्टार्ट कब किया गया, इसको इन्फोर्स कब किया गया या इनेक्टेड कब किया गया? वो किया गया 26 जनवरी 1957 में। ये कब से स्टार्ट, तब स्टार्ट बना दिया था इन्होंने 17 नवंबर 1956 में, ये तैयार हो गया था जो जे.एंड.के का कॉन्स्टिट्यूशन था। पर इसको लागू किया वो कब किया? 26 जनवरी 1957 में। अब ये जो हम आर्टिकल 370 जो एब्रोगेशन हुई है या जो इसके अमेंडमेंट हुई है या इसका जो एक्ट चलाया गया, आर्टिकल 370 जो था ये रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ जे.एंड.के। आर्टिकल 367 जो था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इक्वल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब क्या था कि जो आर्टिकल 370 जो था ये कहता था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है तो वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो इक्वालिटी में आती है। पर आपको पता है कि जब जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लगा था, जब मतलब 2019 में, उस टाइम पे हमारे जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल चल रहा था, प्रेसिडेंट रूल था। क्योंकि गवर्नर रूल जो था वो 18 जून 2018 में जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ था और ये 6 महीने तक चला था। फिर 18 दिसंबर 2018 में ये किस रूल के अंडर हो गया था? प्रेसिडेंट रूल। क्योंकि तब जब जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात हो रही थी तब हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल चल रहा था, क्योंकि वो स्टार्ट कब हुआ था? 18 दिसंबर 2018 में। इसमें उन्होंने कहा था कि पहले तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखेगी स्टेट की, अगर वो नहीं है तो आर्टिकल 367 को फॉलो किया जाता था। फिर किया जाता था कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो इक्वल है। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी उस टाइम पे नहीं थी तो फिर वो कौन सी बात, वो इस पूरे केस को कौन देख रहा था? पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जे.एंड.के ऑर्डर 2019 एब्रोगेशन। अब क्या था, आपको पता है कि हम डायरेक्टली पार्लियामेंट में भी नहीं जा सकते। एक एक्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बिल तैयार करना पड़ता है। उस बिल को लेके हम पहले राज्यसभा में जाएंगे, फिर लोकसभा में जाएंगे, देन हम उसके बाद प्रेसिडेंट जब साइन करता है किसी भी बिल को तो वो बिल जो होता है वो हमारा एक्ट कहलाता है। तो ऐसे ही जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को बनाने में भी ये सारा सेम प्रोसीजर को फॉलो किया गया।
सबसे पहले JNK जो रीऑर्गेनाइजेशन जो था ऑर्डर, ये एक JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल बनाया गया। फिर इस बिल को लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा ने पास किया, देन वो साइन किसके द्वारा किया गया? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये जो सब चीज़ें हुई हैं लोकसभा में, राज्यसभा में और प्रेसिडेंट, ये एक दिन की बात नहीं थी, ये अलग अलग डेज में, एक दिन राज्यसभा में पास हुआ, फिर लोकसभा में, देन वो प्रेसिडेंट के पास गया। ये सब एक प्रोसीजर के साथ फॉलो हुआ है। तो वही कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू JNK ऑर्डर 2019 था, उसमें ये था कि एब्रोगेशन करनी है आर्टिकल 370 की, आर्टिकल 370 को ख़त्म करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू JNK ऑर्डर 1954, और एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि एक जो आर्टिकल 35A जो था वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, तो उसको भी क्या करना है? ख़त्म करना है, कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 का था उसको भी हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये देखो 14 मई 1954 को आर्टिकल 35A एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था। अब ये थोड़ा सा मैंने ऐसे बनाया है एक फ्लो चार्ट के वे में। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, सबसे पहले ये जो बिल था JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, ये सबसे पहले गया राज्यसभा में। कौन सी डेट को ये गया था? 5 अगस्त 2019 में ये राज्यसभा से पास हो गया। जब ये राज्यसभा में इस बिल को वहाँ पे बताया गया, तो उसी दिन ये सेम डे पे क्या हो गया था? पास हो गया था। फिर इस बिल को कहाँ लाया गया? इस बिल को लाया गया लोकसभा में, और लोकसभा में ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? ये किया इसको 6 अगस्त 2019 में, और ये भी सेम डे पे पास हो गया था। मतलब 6 अगस्त 2019 में ही ये लोकसभा से भी क्या हो गया? ये बिल पास हो गया। फिर ये फाइनली कहाँ पहुंचा? 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने साइन किया, और फिर दैट बिल बिकम एक्ट और लॉ। फिर क्या हुआ? जब 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने इस बिल पे साइन किया, तो तब ये क्या बन गया? JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। पर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था ये बन तो गया था कब? 9 अगस्त को। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जब फाइनली जब इस बिल को साइन किया था 9 अगस्त को, तो तब प्रेसिडेंट कौन थे? तब प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी। अब इस सेम डे पे इसको इन्फोर्स नहीं किया गया, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। अब इस JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को एग्जीक्यूट या इन्फोर्स्ड कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019, और इसी दिन जो हमारी JNK स्टेट थी वो क्या बन गई? 2 यूटीज़ में डिवाइड हो गया। आपको पता है कि जो JNK स्टेट थी इसमें एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन आता था। फिर जब 31 अक्टूबर को जब ये इन्फोर्स की गई, तो उसी दिन जम्मू कश्मीर जो था वो अलग यूटी में आ गया, और जो लद्दाख थी वो एक अलग यूटी बन गई। अब ये सब चीज़ें जब हो गई थी, उस टाइम पे क्या था कि जब ये JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ, इसमें 153 स्टेट के लॉज थे और 11 गवर्नर एक्ट्स थे, उनको हटाया गया। जब ये एक्ट बना, जब हमारे जम्मू कश्मीर अलग से यूटी बन गई, तो उस टाइम पे जो स्टेट के लॉज थे वो ख़त्म किए गए, और 11 गवर्नर एक्ट्स को भी इस JNK से रिमूव किया गया। और अब JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ऐसी तो बात नहीं है कि यूटी बनने पे स्टेट के सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और यूटी में कुछ भी नहीं था, पर यूटी में सेंट्रल के जो 106 लॉज थे वो एप्लीकेबल हो गए यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। अब इस जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, तो इसके अंडर कितनी सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में 103 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट्स हैं एंड 5 शेड्यूल्स हैं। अब हमें 103 सेक्शंस लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं हम उन्हीं को कवर करेंगे। ये आ गया हमारा फ्लो चार्ट JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, कि कब इसको राज्यसभा ने पास किया, कब लोकसभा ने किया, प्रेसिडेंट ने कब साइन किया, और ये एक्ट आने से कितनी चेंजेस आई, इस एक्ट के कितने पार्ट्स हैं, कितनी सेक्शंस हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। अब ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये हम सारी चीज़ें अब आगे नेक्स्ट कवर करेंगे। अब आते हैं पार्ट्स। मैंने आपको बोला कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इसमें कितने पार्ट्स हैं? 14 पार्ट्स हैं। अब
पार्ट 14 है तो हम लर्न कर सकते हैं, अब हम इसको समझ सकते हैं। अब 103 सेक्शंस है, वो हम लर्न करना बहुत टफ काम है, इसलिए हम इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को ही देखेंगे। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट जो आता है वो है प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी मतलब कि जो जैसे टाइटल है इस जो प्रीलिमिनरी जो पार्ट है इसमें जो सेक्शंस आती हैं वो होगी जैसे टाइटल, डेफिनेशन जिसमें एलजी की डेफिनेशन हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन आ गई, और भी जैसे पार्लियामेंट्स में जो काउंसिल्स आ रही हैं उन सब की जो डेफिनेशन छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेफिनेशंस हैं, वो सब पार्ट फर्स्ट में आती हैं जिसका टाइटल क्या है, प्रीलिमिनरी। सेकंड जो पार्ट है उसका टाइटल है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये टाइटल बहुत इम्पॉर्टेंट टाइटल है और इसके जो सेक्शंस हैं ये भी हम थोड़ी देख लेते हैं। सेक्शन 3 में बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ लद्दाख यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी उससे यूटी बनाए, जो लद्दाख यूटी को बनाया गया बट विदाउट लेजिस्लेचर। और जो सेक्शन 4 है इसमें पूछा जा सकता है आपको कि फॉर्मेशन ऑफ लद्दाख यूटी विदाउट लेजिस्लेचर किस पार्ट में है, तो ये सेकेंड पार्ट है और उसका टाइटल है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ JNK। सेक्शन 4 में है फॉर्मेशन ऑफ JNK यूटी विद लेजिस्लेचर। अब कि जम्मू कश्मीर जो यूटी बनाई गई है ये किसके साथ है, लेजिस्लेचर के साथ है। और कौन कौन सी और यूटी ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर के साथ मैच करती हैं, तो वो हमारी 2 हैं, एक है दिल्ली और एक है पुडुचेरी। सेक्शन 5 है गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ JNK टू बी अ कॉमन LG। अब आपको पता है जब हमारे यूटी बनी थी 31 अक्टूबर को, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, उस टाइम पे इन्होंने ये प्रोविज़न रखा था, ये बात कही थी कि अब जब ये JNK स्टेट के जो गवर्नर होंगे, जो भी गवर्नर है JNK स्टेट का, तो ये कॉमन रहेगा जब तक प्रेसिडेंट नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट नहीं करते, तब तक जो गवर्नर है स्टेट का तो वही क्या रहेगा, बनेगा कॉमन LG बनेगा दोनों यूटी का, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख का। अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहते हैं कि जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें भी क्या लाई जाएगी, अमेंडमेंट लाई जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट 3 जो है ये है रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। अब रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर में ये है कि लेजिस्लेचर में अब जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में इनकी क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगी। अमेंडमेंट ऑफ 4th शेड्यूल, सबसे पहले कि 4th शेड्यूल को अमेंड कर दिया गया है। 4th शेड्यूल जो है उसमें तो यही बात कही जाती है जो नेम आगे, पहले JNK स्टेट आता था, अब यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख होगा। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल। अब रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल में मतलब कि हाउस ऑफ पीपल में क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगी, उसमें ये था कि 5 सीट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने रखी और 1 सीट जो थी वो यूटी ऑफ लद्दाख के लिए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 239A, अब इसमें उन्होंने क्या बोला कि जो आर्टिकल 239A है वो एप्लीकेबल किया जाएगा और ये सेक्शन 13 में है। इसमें उन्होंने ये कहा था कि जो आर्टिकल 239A है ये बेसिकली ये आर्टिकल जो है ये पुडुचेरी यूटी पे अप्लाई होता था। अब उन्होंने कहा कि सेम आर्टिकल जो है ये यूटी ऑफ JNK पर भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 14 लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूटी ऑफ JNK एंड इट्स कॉम्पोजिशन। अब सेकेंड 14 जो हमारा सेक्शन है इसमें उन्होंने ये कहा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी यूटी ऑफ JNK की वो क्या होगी और उसकी कंपोजिशन के बारे में कि वो कैसे बनाई जाएगी। नेक्स्ट है 15 जो सेक्शन है पार्ट 3 की वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, कि वुमेन भी जो हैं वो क्या करेंगी, अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगी। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का 4th पार्ट, तो इस पार्ट का टाइटल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। अब यूटी ऑफ लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन की बात जो है वो किस पार्ट में की गई है, वो है पार्ट 4। नेक्स्ट आता है 5th पार्ट
फिफ्थ पार्ट है डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब इसमें उन्होंने क्या किया था कि जो डीलिमिटेशन कमेटी एक बैठी थी, ये मैं आपको आगे क्लियर करूँगी, ये इंपॉर्टेंट है कि कब बैठी गई थी, उसके मेंबर्स कौन थे, हेड कौन था, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब कहते हैं कि जो डीलिमिटेशन में क्या किया कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जो यूटी की जो सीट्स थी उनको इंक्रीज़ किया गया, 107 से कितनी कर दी गई, 114 कर दी गई। शेड्यूल नेक्स्ट जो पार्ट आता है इंडियन जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, सिक्स्थ पार्ट, उसका टाइटल है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है, हम इसमें देखें तो कहते हैं कि कौन सी, आपसे पूछ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट इसकी सेक्शन से, कि किस सेक्शन जो है, कौन सी सेक्शन जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करती है। जो सेक्शन 65 है, ये थी एप्लीकेबल, जो जे.एन.के शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956 का था, वो सेम ऑर्डर जो है वो एप्लीकेबल होगा जे.एन.के पे। और जो सेम ऑर्डर था जे.एन.के शेड्यूल ट्राइब का 1989 का, वो भी एप्लीकेबल किया जाएगा जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। अब सेवन्थ जो पार्ट आता है जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, वो है मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविज़न, ये उसका टाइटल है। नेक्स्ट पार्ट है जो हमारे जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, एट्थ पार्ट, इसका टाइटल है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सेक्शन आप लर्न कर लेना कि जो 75 सेक्शन है जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, वो बात करते हैं कि जो हाई कोर्ट है जे.एन.के का, ये यूटी ऑफ जे.एन.के और यूटी ऑफ लद्दाख का क्या होगा, कॉमन होगा। अब यूटी ऑफ लद्दाख में अलग हाई कोर्ट नहीं होगा, दोनों का एक ही हाई कोर्ट होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 9, टाइटल है एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे.एन.के। अब ये जो पार्ट है एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे.एन.के पार्ट 9, इसमें जो सेक्शन 79 आती है, वो ये करते हैं कि जो एलजी होंगे यूटी के, वो अपॉइंट करेंगे एक एडवोकेट जनरल जो एक लीगल मैटर्स पे काम करेंगे, और उनकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो हाई कोर्ट के जज के जैसी होनी चाहिए। जितनी एक हाई कोर्ट के जज की क्वालिफ़िकेशन होती है, वही क्वालिफ़िकेशन को आपने क्या करना है, उसी क्वालिफ़िकेशन के पर्सन को आपने अपॉइंट करना है एज अ एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे.एन.के। नेक्स्ट जो पार्ट है जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, उसका टाइटल है ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़। अब कि क्या एक्सपेंडिचर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ का जो पार्ट है कि कैसे उनको ऑथराइजेशन है, तो वो 10th पार्ट में आती है जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के। और उसमें जो सेक्शन 80 है वो जे.एन.के की बात करती है, और जो सेक्शन 81 है वो बात करती है ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, वो है अपॉर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये आता है, आपसे पूछा जा सकता है अपॉर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो पार्ट है वो किस जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन के किस पार्ट में आता है, तो वो 11th पार्ट में आता है। 12th पार्ट है प्रोविजंस एज टू सर्टेन कॉरपोरेशन एंड एनी अदर मैटर्स। ये 12th पार्ट में आता है, जिसका टाइटल है प्रोविजंस एज टू सर्टेन कॉरपोरेशन एंड एनी अदर मैटर्स। 13 पार्ट जो है वो है प्रोविजंस एज टू सर्विसेज। अब जो 13 पार्ट का जो टाइटल है वो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सर्विसेज के लिए, जैसे कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज की जो अमेंडमेंट की गई थी जनवरी 2021 में, उसमें जो जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन, तब जो जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2019 का, उसमें भी अमेंडमेंट में आ गया था, जिसका नाम रखा था उन्होंने जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट 2021। इसमें उन्होंने कहा था कि जो मेंबर्स हैं IAS, IPS और IFS के एग्जिस्टिंग स्टेट, जे.एन.के स्टेट के, शैल बी बॉर्न एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूटी कैडर एगमुट। मतलब कि वो पार्ट बनेंगे किसका, एगमुट का। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि इस अमेंडमेंट में है, तो ये जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट 2021 में आता है। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है हमारे जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, वो है लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविज़न। कि लीगल और मिसलेनियस जो भी है तो वो किस में आएगा, बोलते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 15 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट
अब क्या था कि पहले जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, जब जे.एंड.के स्टेट थी, उस टाइम पे उनकी जो सेक्शन 15 थी, उस एक्ट की सेक्शन 15 में जो वर्ड था जम्मू एंड कश्मीर, उस वर्ड को चेंज करके अब यूटी ऑफ जे.एंड.के एंड यूटी ऑफ लद्दाख को क्या कर दिया है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 14th पार्ट भी जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि जो वर्ड जे.एंड.के था, इसको किस सेक्शन को अमेंड करके इधर यूटी ऑफ जे.एंड.के और यूटी ऑफ लद्दाख रखा गया है, तो वो है सेक्शन 15 किसकी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। ये हमने कवर कर लिया कि पार्ट्स के बारे में। अब नेक्स्ट आता है कि जो 5 शेड्यूल्स हैं जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, अब हम वो कवर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल्स। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 5 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट जो शेड्यूल है वो काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करता है, राज्यसभा की सीट्स की बात करता है। सेकंड शेड्यूल जो है अमेंडमेंट टू द डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अंडर ऑर्डर 1976, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑर्डर है 1976 का, उसमें क्या करना, अमेंडमेंट करना, चेंजेस जो हैं वो शेड्यूल सेकंड में आती हैं। अब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो डिलिमिटेशन का ऑर्डर है वो जो है वो थर्ड शेड्यूल में आता है। फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशंस फोर्थ शेड्यूल में है। सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जे.एंड.के एंड यूटी ऑफ लद्दाख, ये जो है ये 5th शेड्यूल में है। अब ये जो 5 शेड्यूल्स हैं इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं है कुछ लर्न करने वाला, इसमें यही है कि फर्स्ट शेड्यूल जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करता है। सेकंड शेड्यूल जो है ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑर्डर के डिलिमिटेशन की बात करता है। थर्ड जो शेड्यूल है वो डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑर्डर की उसकी बात कर रहा है। फोर्थ शेड्यूल जो है वो ओथ एंड एफर्मेशंस की है। फिफ्थ शेड्यूल जो ये है कि जो सेंट्रल लॉज हैं वो अब यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख में क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, अप्लाई होंगे। अब मैं आपको पीछे बता रही थी डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अगर हम इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, डीलिमिटेशन कमीशन ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो आर्टिकल 82 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, बनाई जाती है। आफ्टर द पार्लियामेंट इनेक्टेड अ डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। कहते हैं कि ये कब बनाई जाती है, जब इनको पार्लियामेंट क्या करती है, इन्फोर्स करती है, तो ये एक डीलिमिटेशन कमेटी जो है वो बनाई जाती है। अब जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करें, उसके बाद जो डीलिमिटेशन कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि आपको मैंने बताया कि क्या था कि उस टाइम पे सीट्स जो थी वो बढ़ा दी गई थी। जब उन सीट्स को बढ़ाया गया तो फिर इन्होंने क्या किया, एक डीलिमिटेशन कमेटी बनाई ताकि ये उनको हमें एक फाइनल रिपोर्ट दें जिनसे कि क्या क्या चीज़ें जो ये रिकमेंड कर रहे हैं। अब जे.एंड.के के लिए ये जो डिलिमिटेशन कमीशन थी ये 6 मार्च 2020 में बिठाई गई और इसमें जो मेंबर्स थे वो थे रंजना प्रकाश देसाई जो हेड थे इस कमेटी के, इस कमीशन के, सुशील चंद्र एंड के शर्मा। अब ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ना, ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलती है। मतलब ये जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर आते हैं उनके साथ मिलके ये एक सेंसस को देख के, सब चीज़ों को देख के ये क्या करते हैं, एक अपनी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट कर देते हैं। द कमीशन सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज इन जे.एंड.के। कहते हैं कि इस कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है ताकि एक फाइनल रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करें, हमें सबमिट करें, किसके लिए, डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ जे.एंड.के। अब जब ये कमीशन ने अपनी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जब इन्होंने सबमिट करवाई तो उधर इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया। फर्स्ट तो ये किया, द कमीशन हैज़ इंक्रीज 7 असेंबली सीट्स। इस कमीशन ने कहा कि 7 असेंबली सीट्स को बढ़ाया जाएगा, जिसमें 6 जो थी वो जम्मू को दी गई और 1 जो सीट थी वो कश्मीर से बढ़ाई गई। 6 जो जम्मू में दी तो तब जम्मू में कितनी हो गई, 43 हो गई और कश्मीर में 47 हो गई। देयर आर 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द रीजन। और इन्होंने कहा कि इन रीजन्स में 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी। उसमें भी बहुत सारी चेंजेस लाई गई। आपको पता है कि जो पीर पंजाल रीजन के जो जम्मू और पुंछ रीजन था
उसको अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया गया था। और श्रीनगर के भी कुछ थे जिनको उन्होंने क्या किया था, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया था। तो वो यही रिकमेंडेशन थी कि 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है इस रीजन में है। द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट 2 मेंबर्स फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स। अब इस जो डिलिमिटेशन कमीशन थी, ये जो कमेटी बनाई गई थी, जब इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की, इन्होंने रिकमेंड किया कि कम से कम कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से 2 मेंबर्स जो हैं वो होने चाहिए। टोटल 9 सीट्स रिजर्व्ड फॉर एसटी फॉर द फर्स्ट टाइम। कहते हैं कि पहली बार 9 सीट्स जो है, 9 सीट्स जो थी वो रिजर्व्ड की गई, किसके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन इज द 2011 सेंसस। किस सेंसस को देख के जो डिलिमिटेशन कमीशन था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई थी, तो वो सेंसस 2011 की। ये सब चीज़ें आती हैं हमारे जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमने सब कवर कर लिया कि कब इसको राज्यसभा में पास किया, कब इसको लोकसभा में पास किया, कब प्रेसिडेंट ने साइन किया, कब इससे ये लागू किया गया, इन्फोर्स कब किया गया, इसकी वजह से कितने लॉज रिमूव किए गए, कितने लॉज अप्लाई किए गए, इस एक्ट में कितनी सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, ये हमने सब कवर किए। सेक्शंस तो इसमें हमने सारी कवर नहीं की हैं, हमने कुछ ही सेक्शंस जो इम्पोर्टेंट थी वही कवर की। पार्ट्स हमने इसके 14 कवर किए, शेड्यूल हमने 5 के 5 पढ़ लिए। अब ये सब चीज़ें आती हैं जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।